भाई फंड कहाँ से आप? देखिए फंड, एक तो हिसाब जोड़ रहा था कि कम से कम 5 लाख रुपए रोज का खर्चा ये है। फंड की बात है कि हमारे भारत में आप ये मत समझिए कि सारे अमीर आप ही ले जाएंगे। कुछ जब भी आप किसी प्रोटेस्ट को खड़ा करते हैं, जब भी आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो आपको इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। एक तरफ आप पाकिस्तान को गरीब, भुखमरा, भूखा नंगा देश बताते हैं, फिर कहते हैं आपको पाकिस्तान ही फंडिंग कर रहा है। एक तरफ आपको बोलते हैं कि बांग्लादेश भूखा है, बांग्लादेश को हमारे 56 इंच का जो सीना है उसने पछाड़ दिया, पाकिस्तान की औकात दिखा दी। फिर एक टाइम पे आप कहते हैं देखिए यही हम लोग इन लोगों को फंडिंग कर रहे हैं। आप हर चीज़ में सिर्फ पाकिस्तान। देखिए टीवी अखबार की अगर हम बात करें ना, तो वो इतना बिकाऊ हो चुका है आजकल, इतना ही ज़्यादा इनके तलवे चाट चाट कर इतना ही बिकाऊ हो चुका है, तो वो तो कभी दिखाएगा ही नहीं। और आपको लगता है इस सब चीज़ें दिखाएंगे तो सच्चाई दिख जाएगी लोगों को? सच्चाई वो दिखाना चाहते ही नहीं है। तो जो नीट की बात है, देखिए नीट में कोई धर्म देखकर बच्चा नहीं मरता है ना, कोई कास्ट देखकर बच्चा नहीं मरता। नीट में बच्चे मर रहे हैं, हमारा फ्यूचर खत्म हो रहा है, हमारे देश के जो माँ बाप हैं उनके बच्चों को छीना जा रहा है। वो एक तरीके से मर्डर है, वो सुसाइड नहीं है, वो मर्डर है। और वो मर्डर है इनके द्वारा, क्योंकि इनसे पेपर लीक हो जाते हैं। इनसे मैं राहुल गांधी का सपोर्ट करती हूँ, मैं मानती हूँ, फिर भी विपक्ष हमारा कमजोर पड़ा। हमारा विपक्ष मजबूत होता तो बीजेपी आज इतनी मजबूत ना होती, है ना। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट और लगातार शोषित वंचित समाज की मजबूत आवाज़ नेहा भारती जी हैं। 10:30 बज रहे हैं, संतुष्ट हैं जिस तरह से क्राउड है या समर्थन मिल रहा है? हाँ, आज तो देखकर लग रहा है, हाँ कुछ 2-3 दिन से मैं देख रही थी क्राउड कम होता जा रहा था, लोगों की जो ताकत है वो थोड़ी सी कम होती जा रही थी। मैंने देखा, क्योंकि मैं रात को पूरा रात यहीं रुकती हूँ, बट आज जब से सोनम वांगचुक जी आए हैं और यहाँ पर देख रही हूँ मैं भीड़ और लोगों का हौसला बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब थोड़ा सा लग रहा है कि प्रोटेस्ट फिर से दोबारा से उठता नजर आ रहा है। आप रोज यहीं रुक रही हैं, रोज आ रही हैं? हाँ, मैं रोज़ यहीं पर रुकती हूँ। हम खाने पीने की यहाँ पर सामान लेकर आते हैं रोज़ाना अलग अलग। कल हमने मोहब्बत का शरबत बांटा था, तो ऐसे ही हम पूरी रात रुकते हैं लोगों की सेवाओं में और अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो तो है ही। लोग कह रहे हैं भाई फंड कहाँ से आ रहा है? देखिए एक फंड, तो हिसाब जोड़ रहा था कि कम से कम 5 लाख रुपए रोज का खर्चा है। देखिए ये फंड की बात है कि हमारे भारत में आप ये मत समझिए कि सारे अमीर आप ही ले जाएंगे। कुछ लोग हैं जो अपने पास से यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। आप बॉटल्स देखिए पानी की, लोग डोनेट कर रहे हैं, और वो सब आम लोग हैं, सब नॉर्मल लोग हैं, और जो अपने घर में पढ़ाई को, शिक्षा को अपने महत्वपूर्ण समझते हैं, उन्हीं में से लोग हैं। आप जुनैद भाई हैं यहाँ पर, जो गिल है वो हैं, और बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर बिना किसी धर्म को, बिना किसी जात को देखते हुए यहाँ पर डोनेशन करने आते हैं। कोई यहाँ पर पैसे नहीं लेता है, कोई यहाँ पर पैसे डोनेट नहीं करता है, बट जितना भी सामान अपने पास से हम लोग हैं, हम खाना पीना लेकर आते हैं। सुबह कुछ और लोग हैं जो लेकर आते हैं। और मैं इनफैक्ट ये बताऊंगी, प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आलू की सब्जी पूरी ही रोज़ बट रहा हो। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लोग वैरायटीज़ लेकर आते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, क्योंकि लोग हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छी ताकत रहेगी इनमें, तो यहाँ पर सब एक साथ मिलकर खड़े हुए हैं, एक साथ मिलकर पैसों को छोड़कर हर चीज़ डोनेट करते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कि रुआवजे की बोतल कुछ लोग आए हैं डोनेट करने, कुछ लोग यहाँ पर ये दरिया लेकर आए हैं। तो इसी तरीके से चलता रहता है, कोई बाहर से फंडिंग नहीं है, बाहर से किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या क्या ही मिल रहा है, आम ही लोग हैं। और आप जिससे भी पूछेंगे जो ये सामान लेकर आ रहा है, आप उसके घर पर जाकर देखिए, वो एक नॉर्मल इंसान है, पढ़ाई पर, शिक्षा पर फोकस करता है, और वही लोग यहाँ पर मिलकर जुटे हैं। और कोई किसी भी तरीके की फंडिंग नहीं है। जब भी आप किसी प्रोटेस्ट को खड़ा करते हैं, जब भी आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो आपको इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। एक तरफ आप पाकिस्तान को गरीब, भुखमरा, भूखा नंगा देश बताते हैं, फिर कहते हैं आपको पाकिस्तान ही फंडिंग कर रहा है। एक तरफ आपको बोलते हैं कि बांग्लादेश भूखा है, बांग्लादेश को हमारे 56 इंच का जो सीना है उसने पछाड़ दिया, पाकिस्तान की औकात दिखा दी। फिर एक टाइम पे आप कहते हैं देखिए यही हम लोग इन लोगों को फंडिंग कर रहे हैं। आप हर चीज़ में सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं जानते। मैं ये कह रहा हूँ कि टीवी अखबार आप लोगों को नहीं दिखा रहा है, सोशल मीडिया पर कब तक टिक पाए? टीवी अखबार, देखिए टीवी अखबार की अगर हम बात करें ना, तो वो इतना बिकाऊ हो चुका है आजकल, इतना ही ज़्यादा इनके तलवे चाट चाट कर इतना ही बिकाऊ हो चुका है, तो वो तो कभी दिखाएगा ही नहीं। और आपको लगता है इससे सोशल मीडिया से पहले भी कोई उम्मीद थी उनसे? 2014 के बाद तो सोशल मीडिया तो अभी कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मजबूत हो चुका है, बट पहले की अगर आप 2014 के भी टाइम में बात देखें, तो भाई बहुत लंबे टाइम तक हमने देखा है कि इन्होंने अपना काम करना ही छोड़ दिया है। आप
रूबिका लियाकत को देखिए, वो कई करोड़ का घर खरीद रही है। अगर एक सच्चा पत्रकार होगा, वो अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगाकर अगर घर खरीदना चाहे कई करोड़ का, तो वो नहीं खरीद सकता, कोई इतनी सैलरी नहीं होती है। पर उसके बावजूद भी सब खुलेआम हो रहा है। ये लोग लगातार एक ही धर्म को, कास्ट के ऊपर, धर्म के ऊपर बात कर करके लोगों को भड़का रहे हैं। और ये सब चीज़ें तो वो दिखाएंगे नहीं। ये सब चीज़ें दिखाएंगे तो सच्चाई दिख जाएगी लोगों को, सच्चाई वो दिखाना चाहते ही नहीं है। लेकिन इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता, आपको नहीं लगता ये टफ जॉब है? देखिए, टफ तो है। वो एक डायलॉग है कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाती है ना। तो हमें संसद को आवारा नहीं, हाँ बहुत लेट हो चुका है। मैं फिर भी कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा देरी हो चुकी है। 2014 के बाद 2026 आ चुका है, बहुत टाइम हो चुका है। पर फिर भी आप, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है। तो आप घर से निकल रहे हैं, अभी प्रोटेस्ट चालू हो रहा है, प्रोटेस्ट खड़ा हो रहा है, इसी तरीके से आगे मजबूत होता रहे। बहुत कोशिश की जाएगी आपको अभी भी धर्म में बांटने में, बहुत कोशिशें की जा रही है सोशल मीडिया को भी आपस में बांटने में। पर आपको देखना है कि आपको बंटना है या आपको नहीं बंटना। आपको आज भी सिर्फ धर्म के ऊपर बात करनी है, कास्ट के ऊपर बात करनी है, या फिर असल मुद्दों के ऊपर बात करनी है। जो असल मुद्दे हैं उनको छुपाया जा रहा है। क्या है असल मुद्दा? असल मुद्दे हमारे भारत में जो रेप होते हैं बच्चियों के साथ, हमारे भारत में जो दलितों के साथ अत्याचार होते हैं, हमारे भारत में जब दलित कोई घोड़ी पर चढ़ता है तो उसको मार मार कर नीचे उतार दिया जाता है, उस पर कोड़े मारे जाते हैं, उसको पेड़ से उल्टा लटकाकर मारा जाता है। हमारे भारत पे ऊपर दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, मंदिर शुद्ध कराए जाते हैं। आज भी हमारे साथ भारत में हिंदू मुसलमान का जहर घोल के पेपर, आपको लगता है कि चलिए जातिवाद और सांप्रदायिकता तो इस देश के नस नस में है, पेपर लीक में तो सभी जाति धर्म के बच्चे चपेट में आ रहे हैं। 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इस पर कम से कम लोग, आपको लगता है, क्योंकि मैंने कई लोग देखे हैं, अभी एक जो फेयरर थे, सी फेयरर, जो मारे गए, उनके पिता कह रहे थे कि ठीक उनका बेटा मारा गया, फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। हाँ। एक नोएडा में एक लड़का मारा गया, उसके पिता कहा कि अब मैं विदेश जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी लखनऊ में एक युवा जल गया, उसकी बहन कह रही थी कि मैं बीजेपी की प्रो सपोर्टर हूँ। तो आपको लगता है कि ये कम से कम पेपर लीक और एजुकेशन का मुद्दा है, ये लोगों को जाति और धर्म से अलग कर पाएगा? देखिए, ये प्रोटेस्ट जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर जाति धर्म भूलकर ही सबने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, ठीक है। जो वहाँ पर फोटोज़ लगी हुई है, आज भी आप ये देखिए कि उसमें कितने हिंदू बच्चे हैं। ये हिंदुओं की सरकार कहते हैं अपने आप को। तो अगर आप कास्ट में, धर्म में बट जाएंगे तो इस तरीके के प्रोटेस्ट ना खड़े हो पाएंगे, ना ही आप आवाज़ उठा पाएंगे। तो जो नीट की बात है, देखिए नीट में कोई धर्म देखकर बच्चा नहीं मरता है ना, कोई कास्ट देखकर बच्चा नहीं मरता। नीट में बच्चे मर रहे हैं, हमारा फ्यूचर ख़त्म हो रहा है। हमारे देश के जो माँ बाप हैं उनके बच्चों को छीना जा रहा है। वो एक तरीके से मर्डर है, वो सुसाइड नहीं है, वो मर्डर है। और वो मर्डर है इनके द्वारा, क्योंकि इनसे पेपर लीक हो जाते हैं, इनसे 10th और 12th के पेपर हैक हो जाते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में एक जो टीटी का पेपर है वो लीक हो चुका है, और न जाने आने वाले टाइम में कितने ही ऐसे पेपर्स होंगे जो लीक होंगे। तो ये मर्डर है। और अगर आप धर्म जाति में अभी भी बटे रहेंगे तो इस तरह के प्रोटेस्ट ना खड़े हो पाएंगे, ना ही आप आवाज़ उठा पाएंगे, और इसी तरीके से हमारे जो असल मुद्दे हैं वो भटकते रहेंगे। जो IT सेल है वो कह रहा है कि ये दलित लड़का खड़ा हो गया है, ये अमेरिका रहता था, ये आ गया, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। देखिए, अब यही तो आप ये देखिए कि कितना ही ज़्यादा चिढ़ है इनको दलितों से, कितनी ही ज़्यादा जलन, कितना ही ज़्यादा नफरत है इनको। अगर दलित है भी तो आप उस कास्ट से आ रहे हैं, उस जगह से आ रहे हैं जिसने हमें संविधान दिया। बाबा साहेब द्वारा ही तो हमें सब कुछ मिला। आप जिस दिन अभिजीत ने जय भीम का नारा दिया, अगले ही दिन से उसको भीमटा बोल दिया गया, अगले ही दिन से उसको नीला कबूतर बोल दिया गया। इस तरीके से आप अभी भी, मतलब आप ये देखिए, मुसलमानों को तो जाने ही दीजिए। आप सबसे बड़ा जो हमारा टॉपिक है ना, वो ये है कि जो दलित लोग हैं वो ही आज अंधे बने हुए हैं। और मुझे बहुत दुख होता है एज अ दलित, बहुत दुख होता है ये चीज़ें देखकर कि वो अपने आप को बीजेपी का भक्त मानते हैं। उनको सिर्फ हिंदू सिर्फ मंदिर दिखता है। उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, उनके साथ अगर कोई यहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है तो उसको दलित नलित बोलकर, नीला कबूतर बोलकर किस तरह से लोग टॉर्चर करते हैं, किस तरीके से लोग हैरेस करते हैं, लड़कियों को किस तरह हैरेस करते हैं। तो असल मुद्दों से ये भटकाने की कोशिश है। असल फिर वही कहूँगा कि आप लोग का जो सब्जेक्ट है वो बहुत टफ है। ये इस्तीफा होता नहीं इस सरकार में, वो पार्लियामेंट शफल की चंपत राय का इस्तीफा नहीं हुआ राम मंदिर में। वो अभी भी पार्लियामेंट की शफल बोलने लगे हैं कि हम पार्लियामेंट शफल में, चलो ठीक है, अब तो एक टॉपिक आ गया, तो मान जाएंगे। अगर रीसफल हो गया, माने इनको दूसरे मंत्रालय में भेज दिया गया, निर्मला सीतारमण MHRD में आ गई तो ठीक है। देखिए, मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं मानती। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं CJP का कोई हिस्सा नहीं हूँ, ठीक है। मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई हूँ
इस नाते से, क्योंकि नीट के बच्चे जो हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं और ना जाने आगे कितने पेपर लीक होंगे, और जितने भी असल मुद्दे हैं उनके साथ में आपको खड़ी लगता है कि अगर रिसफल हो जाता है, उनको दूसरे मंत्रालय में भेज दिया जाए तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो इस सीट पे बैठने लायक नहीं है, है ना। और नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे देते तो बीजेपी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। वो पूरी पार्टी ही बैठने लायक नहीं है इस गद्दे पे। अगर हम असल मुद्दों की बात कर रहे हैं, असल चीज की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हमारे भारत को बांट दिया गया ना, तो असल में तो सबसे पहले जिनका सबसे पहला हक बनता है वो है हमारे मोदी जी, कि उनको इसी सीट से 18 घंटे काम करते हैं वो। कौन सा काम कौन सा काम, मशरूम खाने का काम, ये नए नए सूट बदलने का काम, या फिर मेकअप करा के फोटो खिंचवाने का काम। आज नारियल पानी के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया है, या फिर जंगलों में जाकर या फिर पानी में जाकर फोटो खिंच, कौन सा ही काम अभी सोचिए, अभी वो सेशेल्स की यात्रा से आए हैं, फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, लगातार दुनिया भर का घूम रहे हैं, तो घूमने से हो। अरे यात्रा कर रहे हैं अपने के सामने, जिसके हाँ आज भी वो बाहर है, अमेरिका के सामने जिन्होंने घुटने टेक दिए, उन्होंने, अमेरिका ने हमारे 3 बच्चे मार दिए इस भारत के, ठीक है, उसके बावजूद भी वहाँ पे वो खी खी कर करके हंस रहे हैं। आप ये बताइए कौन सा काम, आप खुद बताइए, है ना, आप तो मुझसे बहुत ज्यादा तजुर्बेदार होंगे, आप मुझसे बहुत बड़े पत्रकारों की सैलरी बढ़ी है, पत्रकार को 18 करोड़ रुपए मिलते हैं सालाना पत्रकारों से। तो वो दलाल पत्रकार है, आप जैसों की नहीं सैलरी बढ़ी होगी, पक्का कह सकती हूँ मैं। आप अपनी मेहनत में, आप अपने पसीना बहाकर ही पैसे कमा रहे होंगे, ठीक है ना। आप जैसे मीडिया तो खुश है, टीवी अखबार खुश है, वो तो खुश होगा ही ना। आप ये बताइए, आपको तलवे चाटने के लिए रख दिया जाए और आपके जेब में पैसे गर्म कर दिया जाए, आपके पैसे भर दिया जाए, तो आप खुश रहेगा भाई? वो क्यों नहीं खुश रहेगा? उसको पता है कि मेरे को जहाँ मेरी सैलरी 25-30 हज़ार रुपए, वहाँ करोड़ों करोड़ों मेरे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो भाई उसे तो अच्छा लगेगा ही ना। तो वो अपने धर्म का, अपनी कास्ट का, या अपने देश के फ्यूचर का कुछ नहीं सोचेगा। उसके लिए सिर्फ ये है कि बीजेपी को किस तरीके से हमें अच्छा दिखाना है, किस तरीके से हमें बीजेपी की वाहवाही करनी है, किस तरीके से मोदी जी का 56 इंच का लाल आंखें दिखानी है, बस यही पूरा दिन वो उनकी डिबेट। आप अभी तक बताइए, नीट का जो एग्जाम लीक हुआ, उसमें किसी ने भी डिबेट करी? आप लगातार रोजाना देखेंगे कि हिंदू मुसलमान के ऊपर डिबेट हो रही है, कास्ट के ऊपर डिबेट हो रही है, सिर्फ यही होता है। आज तक नीट के बच्चों के लिए जो सुसाइड कर ली, किसी ने डिबेट करी? लेकिन मोदी जी तो ईमानदार आदमी है, उनका ना बाल ना बच्चा, बीवी पत्नी कुछ नहीं, घर परिवार सब त्याग दिया। मेरे बीवी तो थी, छोड़ के बैठे हैं, आप ऐसा मत बोलिए। ऐसा नहीं थी, बीवी नहीं थी, बीवी को छोड़ के बैठे हैं, ठीक है ना। और ये जो चाय चाय वाला बोलते हैं, तो देश के लिए ना, देश के लिए सेक्रीफाइस किए, परिवार छोड़ दिए, त्याग दिए। सारे नेता अभी तक के बच्चे बीवी छोड़कर बैठे हैं क्या? अभी तक कितने बड़े बड़े नेता हैं, मोदी जी तो है ही क्या। आज तक न जाने कितने बड़े बड़े नेता रहे हैं। आपको लगता, अच्छा एक बात बताइए, आपको लगता है कि इस देश में लोग एजुकेशन, बच्चों के फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हैं? मैंने कई लोगों को देखा यही बात करते हुए, वो बच्चियां कह रही थी एक कि मेरे माता पिताजी मोदी जी के साथ हैं, जबकि वो पेपर लीक की शिकार है। अरे जिनके बच्चे विक्टिमाइज हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि इट्स ओके। अरे अभी मैंने एक वो भी देखा था कि उसका पूरा घर तोड़ दिया गया, ठीक है वो, और उसने बोला कि घर टूटे ना टूटे, कुछ भी हमारे साथ हो, वोट तो हम मोदी जी को देंगे, है ना। और फिर एक वीडियो, मोदी जी चाहे मेरा साथ ये भी कर ले, वोट तो मैं मोदी को दूंगा, है ना। इस तरीके की बातें मोदी जी को क्यों दोगे? पूरा का पूरा विपक्ष, टीएमसी के सांसद, शिवसेना के सांसद, सब बीजेपी में जाना चाहता है भाई, लाइन लगी है वहाँ। मशीन है बीजेपी, उनके ऊपर जो छापे पड़ने वाले हैं, जो उन्होंने घोटाले कर रखे हैं, जितने मर्डरर्स हैं, जितने रेपिस्ट हैं, वो सब बीजेपी में जाने चाहते हैं ना। बीजेपी में जाओ, वॉशिंग मशीन की तरह धुलकर बाहर निकलो, फिर आपसे बढ़िया नेता कोई नहीं, आपसे अच्छा सनातनी कोई नहीं, और फिर आपसे बढ़िया एक तरीके से इस देश को चलाने वाला कोई नहीं, और आपकी जेब गर्म होगी वो अलग। तो विपक्षी दल के नेता भी तो कोई घर से नहीं निकल रहा है। देखिए विपक्ष, मैं मानती हूँ आज भी, है ना, मैं राहुल गांधी का सपोर्ट करती हूँ, मैं मानती हूँ, फिर भी विपक्ष हमारा कमज़ोर पड़ा। हमारा विपक्ष मजबूत होता तो बीजेपी आज इतनी मजबूत ना होती, है ना। विपक्ष हमारा कमज़ोर था, विपक्ष ने बहुत कमज़ोरी दिखाई, विपक्ष ने उठने में बहुत देरी दिखाई, विपक्ष ने कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाई, विपक्ष आवाज़ उठाने लायक रहा ही नहीं, विपक्ष आराम से सोता रहा। इसी की वजह से जो संसद इतनी बुरी तरह आवारा हो गई और हमें आज भारत के देश के ये हालात देखने पड़ रहे हैं। तो विपक्ष की कमज़ोरी रही, वो विपक्ष खुद नहीं बोला। तो आते भी हैं लोगों से बात, क्या माता पिता लोग जो हैं, बच्चे तो समझने लगे थोड़ा बहुत, जाति धर्म से, माँ बाप समझ रहे हैं? पता है मुझे सबसे ज़्यादा दुख क्यों होता है इस भारत को देखकर, कि इस देश का जो एक बुजुर्ग तबका है वो बीजेपी के साथ है ना। उनको कुछ नहीं दिख रहा, उनको अपने बच्चों की एजुकेशन नहीं दिख रही, पोता पोती की, उनको कुछ नहीं दिख रहा। जो बुजुर्ग लोग हैं, है ना, अब वो अपने घर में सिखा रहे हैं। अभी आपने देखा ना, सुनील शेट्टी ने बोला कि वहाँ पर मेरी पोती है, 15 महीने की बच्ची है ना, जिसे बोलने की तमीज़ नहीं, जिसे किसी चीज़ की तमीज़ नहीं, जिसे कुछ आता ही नहीं। मेरे घर में भी बच्ची है, 15 महीने की बच्ची कितनी छोटी होती है। वो मोदी जी को वहाँ पर, मतलब भगवान तो खत्म, भगवान तो छोड़ ही दीजिए, मोदी जी ही भगवान बन गए हैं। वो लड्डू का भोग लगा रही है मोदी जी को। जब इस तरीके की बड़ी पर्सनैलिटी
लेडीज़ इस तरीके की बात करेंगी, जो इतना बड़ा नाम है उनकी बातें सुनकर, तो ये जो हमारे देश के जो यहाँ पर भी मैं आप देखिए कि काफ़ी सारे अरे बड़ी पर्सनालिटी के पास ऑप्शन है ना, ज़्यादातर लोग दुबई, करोड़ों लोग विदेश शिफ्ट हो रहे हैं, उनको क्या टेंशन है? हाँ, उनको कोई टेंशन नहीं है ना, तभी तो ऐसे बड़बोले बयान दे देते हैं। अभी आप देखिए ना कि आप जैसे लोगों को घर वाले मना नहीं करते कि सब लफड़ा में मत पड़ो? नहीं, मेरे घर वाले तो नहीं बोलते भाई। क्योंकि अभिजीत दीपके का पहला भाषण सुना था, वो कह रहे थे कि मैं जब बोस्टन पढ़ने जा रहा था तो मेरी माँ नहीं रोई, जब मैं भारत आ रहा था तो मेरी माँ बहुत रोई, उनको लगता था कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। बट मेरे मम्मी पापा ने मेरे को कभी डर इस तरीके का फील ही नहीं होने दिया। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप जैसे चैनल को देखते हैं तो स्ट्रांग बनते हैं, और मेरे मम्मी पापा कभी नहीं डरे। मैं पूरी रात यहाँ रहती हूँ, है ना, और जैसा मैं बोलती हूँ, जिस तरह मैं बोलती हूँ, मुझे पता है कि बाहर जाऊँगी तो कभी भी मेरे साथ कुछ हो जाएगा, पर फिर भी मेरे मम्मी पापा नहीं डरते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे स्ट्रांग इतना बनाया, उन्होंने सच के साथ खड़ा होना सिखाया है, गलत के खिलाफ खड़ा होना सिखाया है। तो मुझे कभी मेरे माँ बाप ने मना नहीं किया, और मैं चाहूँगी कि देश की हर लड़की, हर बेटी या फिर बेटा भी, लड़के भी इतने मजबूत बने कि अपनी आवाज़ उठा सके, ताकि सपोर्ट में हिस्सा बन सके, यहाँ प्रोटेस्ट में हिस्सा बन सके, सपोर्ट कर सके, ताकि जो एक्चुअल मुद्दे हैं हम उसको उठा के और इस्तीफा मांग सके, और जो गंदी गवर्नमेंट है उसको हटा सके। दरअसल मामला इस बार फंस गया है। पेपर लीक, एजुकेशन, नौकरी, ये ऐसा मुद्दा है जिसको आप जाति और धर्म में बांट नहीं सकते हैं। पेपर लीक के सब शिकार हैं, बेरोजगार सब हो रहे हैं। इसलिए ये वाला जो आंदोलन है, इसको सोशल मीडिया, IT सेल जो है वो काउंटर नहीं कर पा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। नेहा भारती आप सब जानते हैं, इनको बड़ी चेहरा हैं, लगातार जहां भी संवैधानिक हकों के लिए आवाज़ उठती है, पार्टी छोड़कर, जाति छोड़कर, धर्म छोड़कर शोषित वंचित की आवाज़ बनती हैं। ये इस देश में अभी भी है। फूले पेरियार अम्बेडकर की जो वैचारिक लोग हैं वो अभी भी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और संविधान के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।